हाय एवरीवन, ये है 8th क्लास बुक के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो। आप पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन के बारे में। पीरियडाइजेशन, द पीरियड वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 8 रिफर टू द मॉडर्न पीरियड। ओके, जो मिडीवल पीरियड था उसको हमने क्लास 7th में पढ़ा था। अब ये मॉडर्न पीरियड है। दिस पीरियड बिगिन विद द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो मॉडर्न पीरियड जब आया तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हो गया, मतलब इंडस्ट्री सेटअप होने लगी इंग्लैंड में भी, यूरोप में भी और इंडिया में भी। विच मार्क द चेंज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो पहले हैंडलूम्स वगैरह थे, जो हाथों का कारीगरी थी, वो इंडस्ट्रीज से होने लगा। बिगनिंग इन यूरोप, इट ब्रॉट अंडर सोशल एंड द पॉलिटिकल चेंजेस एट इट स्प्रेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसने सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आने लगे, चूँकि ये सब जगह फैल चुका था। दिस ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट वॉज हाउ डिफरेंट इन इंडिया एंड द अदर कॉलोनीज इंस्टेड ऑफ एनवायरमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। तो ये जो डेवलपमेंट था इंडिया में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो प्रकोप था इंडिया में, वो बहुत डिफरेंट था, क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंट मतलब टेक्नोलॉजी भी थी और इंडस्ट्रीज भी थी बहुत सारी। ओके, एंड बिगनिंग विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन which marked a change in the production process. It brought a various parts of the world. We have already studied this. Instead of advanced technology, the local Indian industry declined due to the influx of finished good from Europe. तो जो लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो किस लिए डिक्लाइन होने लगी? क्योंकि यूरोप से अच्छे तरीके से इंडस्ट्रीज से बन के प्रोडक्ट्स आने लगे, इसलिए इंडिया का हैंडलूम वो ख़त्म होने लगा। ओके, इंडिया बिकेम मेरली अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ चीप रेट्स विच हेल्प ब्रिटिश इंडस्ट्रीज टू प्रोग्रेस। तो इंडिया क्या करता था? रॉ मटेरियल सप्लाई करता था बहुत कम रेट में, और ये ब्रिटिशर्स के पास जाता था, यूरोपियंस के पास, और उनका क्या होता था? फ़ायदा होता था। बीइंग एक्सप्लॉइटेड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द इंडियन डिक्लाइन। अब एक्सप्लॉइट होते थे क्योंकि बहुत कम पैसों में इनका रॉ मटेरियल खरीदा जाता था और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे थे यूरोपियंस। दिट इज़ द रीज़न वाई द मॉडर्न पीरियड इंडिया इज कॉल्ड द कॉलोनियल पीरियड बाय इंडियन हिस्टोरियंस। इसीलिए क्या कहा जाता है? मॉडर्न पीरियड कॉलोनियल पीरियड भी कहा जाता है कुछ हिस्टोरियन, क्योंकि कॉलोनीज जो थी वो एक्सप्लॉइट कर रही थी इंडियंस को। के मैपिंग एक टेक्नोलॉजी थी फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कैरिड आउट सर्वेज अंडर द सर्वे ऑफ इंडिया विच हैड बीन सेट अप इन देहरादून। तो देहरादून में एक सर्वे कम्युनिटी सेटअप हुई, उसके हिसाब से एक तरीके का मैप बना के वो लोग प्लॉट करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। ओके, ताकि गवर्नमेंट अच्छे से कैरी हो, कितनी पॉपुलेशन किस एरिया की, मैपिंग के द्वारा जानते थे। ओके, द फर्स्ट सर्वे वॉज कैरीड अंडर द इनिशिएटिव ऑफ सर जॉर्ज एवरेस्ट एंड विलियम लैपटम। सो ये दो आदमी हैं जिनके अंडर, जिनके सुपरविजन में ये सर्वे हुआ था पहला। The extensive survey prepared maps and topographical sheets showing the geographical expansion of the country along with the location of the towns and the cities. तो क्या हुआ? एक टोपोग्राफिकल शीट पे मैप बनाया गया। टोपोग्राफिकल शीट मतलब एक तरीके की टोपोग्राफी, कहाँ किस तरीके का एरिया है, प्लेन्स है या फिर प्लेटूज है या फिर एवरेस्ट वगैरह है, माउंटेन्स हैं। तो जोग्राफिकल एक्सटेंड, जैसे इंडिया कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, अलॉन्ग विद द लोकेशन ऑफ द टाउन, और कहाँ क्या टाउन स्थित है। जैसे इंडिया है वो पूरब में कहाँ तक है, नॉर्थ में कहाँ तक है, साउथ में कहाँ तक है, फिर कहाँ से मसूलीपट्टनम, हम्पी, ये जो टाउन्स है वो कहाँ कहाँ है। ओके, मोर ओवर द सर्विस ऑल्सो मेड केयरफुल स्टडीज ऑफ द फ्लोरा एंड फोना एंड द जोग्राफिकल फीचर्स लाइक द माउंटेन्स एंड द रिवर्स। फ्लोरा फोना किस तरीके के, फ्लोरा या फिर वेजिटेबल्स या फिर ट्रीज होते थे वहाँ पे, और जोग्राफिकल फीचर्स जो होते हैं उनका भूगोलीकरण कैसा है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, प्लेन्स है या फिर बंजर है। ओके, द सोर्सेज, देयर इज अ वास्ट कॉर्पस ऑफ न्यूमरस सोर्सेज अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ द कॉलोनियल पीरियड। यार मॉडर्न पीरियड आ गया था तो बहुत सारी सोर्सेज है। बिगनिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द ब्रिटिश ऑफिशियल हैज मेंटेन रिटन रिकॉर्ड्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आते आते तो बहुत सारे लिखे हुए रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। ओके, These sources range from achievable material in the form of document, bills and the manuscript. तो ये इन सब फॉर्म्स में है ये sources. Added to the colonial records was the voice of the common men, song, poems, newspaper stories and interviews from the period. और songs, poems, newspaper, लोगों की oral stories, ये सब source है, newspaper वगैरह भी। Okay, and an interview from the period provided understanding of how the common people perceived the national struggle.
तो हमें पता चलता है कि ये जो नेशनल स्ट्रगल चल रहा था कॉलोनियल पावर से छुटकारा पाने के लिए, तो लोग अपनी भाषा में बताते हैं, इंटरव्यू लो तब उनसे सोर्सेज हैं, ये सब कुछ ओरल सोर्सेज हैं, कुछ रिटेन सोर्सेज हैं। ओके, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, आर्काइव्स क्या होती है, जहाँ पे पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं। ओके, द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनालिसिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियंस टू देयर रूल। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, शासन कैसा था, वहाँ हम आर्काइव से पता लगा सकते हैं, और इंडियंस किस तरीके से ब्रिटिश शासन को ले रहे थे, अच्छा रिस्पॉन्स था या फिर ख़राब रिस्पॉन्स था, हमें आर्काइव से पता चल सकता है। ओके, लोकेटेड इन दिल्ली, इट कंटेन्स मटेरियल सच एज द प्राइवेट पेपर्स ऑफ द गवर्नमेंट जनरल्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये लोकेटेड कहाँ है, दिल्ली में लोकेटेड है, आर्काइव्स, म्यूजियम्स, और ये सब गवर्नर जनरल के साइंस, प्रोसीडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ठीक है, राइटिंग स्पीचेस ऑफ इंडियन नेशनल लीडर्स, डायरी जनरल्स और रिपोर्ट, ये सारा रिटन डॉक्यूमेंट्स है। ओके, in 1550 the Portuguese had brought to press machine with them and the Jesuit of Goa published the first book in 1557। ये एक चीज़ याद रखने की है for general knowledge। In 1684 no newspaper was published in India and the company territories until 1784 the fear that it might awake the masses। तो कोई न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ था ताकि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा पब्लिश हो जाए और लोग उसके खिलाफ बोलने लगे। ओके, इसलिए Then है नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया। द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया इज ऑल्सो लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, कैपिटल सिटी है हमारी, एंड वॉज इनोग्रेटेड इन 1949। ओके, इट इनोग्रेटेड मतलब पहली कोई चीज़ का इनोग्रेशन का मतलब किसी चीज़ को शुरुआत करना। ओके, and 200,000 works of the art spanning from 500 years of nation's history, coins, paintings, manuscripts, statues and the portfolios are arranged in the chronological order। मतलब किस टाइम पे क्या पाया गया था उस ऑर्डर में अरेंज है। The museum also had a liberty which acts as a गुड सिक्योर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस। लाइब्रेरी है जहाँ पे सिक्योर गुड्स वगैरह रखे जाते हैं, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के फाइंस रखे जाते हैं, बहुत महंगे हैं आज के टाइम पे। न्यूज़पेपर एंड द प्रेस, तो इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेस ड्यूरिंग द पीरियड कैन नॉट बी कंसिडर्ड स्मॉल। प्रेस बहुत, आज भी मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर इन दी डेमोक्रेसी और सब चीज़ में। ओके, अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग अ पाइवटल रोल इन द नेशनल मूवमेंट, इट हेल्प्स अस इन रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट्स ऑफ पीरियड। हमें नेशनल मूवमेंट के बारे में बताता है और हमें पिछले हिस्ट्री भी क्रिएट करने में मदद करता है। ओके, देखो बोथ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वर्नाकुलर जो कि लोकल लोगों द्वारा बोली जाए। न्यूज़पेपर प्रोवाइड एन इनसाइट इनटू द पब्लिक ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द टाइम्स। तो ये न्यूज़पेपर से हमें लोकल लोगों के बारे में पता चलता है। जेम्स ऑगस्टस हिकी ऑन इंग्लिशमैन स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। जॉन अगस्टस हिकी, याद रखना, ये इन्होंने न्यूज़पेपर जो आज हम दैनिक जागरण पढ़ते हैं या फिर कोई भी न्यूज़पेपर आज के टाइम पे आता है, ये इन्होंने स्टार्ट किया था। इस वर्ड वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश अंडर द नेम बंगाल गजट। तो इसका क्या नाम था पहले न्यूज़पेपर का, बंगाल गजट। मैनी वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर वर यूज्ड टू मोबिलाइज नेशनल सेंटिमेंट। क्या होता है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब हर इंसान जो समझ सके उन लैंग्वेजेस में लिखा जाता था। इसमें क्या दिखता था, लोगों की भावनाएं प्रकट हो सकती थी। केसरी, ट्रिब्यून, यंग इंडिया, अमृत बाजार पत्रिका वर ऑल्सो न्यूज़पेपर पब्लिश ड्यूरिंग दिस टाइम। ये कुछ न्यूज़पेपर के नाम है, याद कर लेना। ओके, देन we will study about these newspapers carried ideologies of the freedom fighters and the echoed strong anti British views। तो ये जो आइडियोलॉजीज हैं जो फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, उनकी बोली क्या चाहते थे, वो सब लिखा जाता था। इकोड स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश, एंटी ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश के खिलाफ, इकोड मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाना किसी के खिलाफ। दी पब्लिक ओपिनियन ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स कैन ऑल्सो बी गॉस्ट फ्रॉम द फोटोग्राफ्स। और जो पब्लिक ओपिनियन था ब्रिटिशर्स का वो भी फोटोग्राफ्स में आता था। न्यूज़पेपर में कार्टून्स अंदर सटारिकल कंपोजिशन, सटारिकल मतलब किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना या फिर किसी चीज़ को मजाक में लेना। ओके, ब्रिटिशर्स को नहीं चाहते थे इसलिए उनका मजाक बनाते थे। द लिटरेचर, okay, so literature, many ideologies but attracted by the Indian culture and they provide a number of influential work. James Mill, Monstort, Elphinstone, Vincent Smith and the Max Muller are some of the prominent ideologies। ये कुछ ideologies हैं, कुछ के नेम याद कर लेना। These scholars studied many ancient Indian texts as they
hoped our better understanding of the Indian customs would help them to rule India more efficiently. They also helped in transforming the Indian history into the scholarly discipline. तो स्कॉलरली डिसिप्लिन मतलब एक स्कॉलर लिखता है उस तरीके से उन्होंने हिस्ट्री लिखी इंडियंस की, ओके। इंडिया के जो कस्टम्स थे उनको समझा ताकि वो इंडिया में रूल कर सकें एंड एटसेट्रा, ओके। एंड द colonial with the western perspective was questioned Indian writers and scholars. तो colonial जो scholars थे उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के थे, मतलब दूसरे फॉरेन पर्सपेक्टिव के थे, इसलिए इन्होंने इंडियन राइटर्स को मतलब क्वेश्चन किया. दे दस अटेम्प्टेड टू डॉक्यूमेंट एंड कलेक्ट हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड अ बिट टू रीडिस्कवर द नेशंस पास्ट. तो उन्हें लगा कि ये लोग सही नहीं लिखते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए ताकि इंडिया का पास जान सके. ऑल्सो क्रिटिसाइज द ब्रिटिश पॉलिटिक्स. दादाजी नौरोजीज पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गांधी जी हिंदी स्वराज एंड जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये कुछ बुक्स थी. ऑल क्वेश्चन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश रूल को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया कि क्यों आया ये वगैरह. एंड मैनी नॉवेल्स एंड द स्टोरीज रिटन इन वर्नाकुलर वर ऑल्सो प्रोसीड ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो जो मतलब स्टोरीज वगैरह थी वर्नाकुलर लैंग्वेज में वो भी लिखी गई इस टाइम पे. मोस्ट ऑफ दीज डेल्ट विद द सोशल इशूज एंड द नेशनलिस्ट थीम. और जो ज़्यादातर जो स्टोरीज लिखी जाती थी वो सोशल इशू मतलब सोसाइटी के इशू को दर्शाती थी. बंकिम चंद्र जी, आनंद मठ एंड दीनानाथ मिश्रास नील दर्पण आर एक्सप्रेस द ग्रोइंग सेंटिमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. तो ये जो कुछ बुक्स थी बंकिम चंद्र जी की, आनंद मठ और दीनानाथ मिश्रा की नील दर्पण, ये कुछ मतलब लोगों के विचार थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ थे. जो थीम्स ऑफ इनक्वालिटी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वर डेल्ट विद इन द वर्क्स ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द वुमेन. ओके, इनक्वालिटी वगैरह के बारे में भी मैंने बोला, जेंडर. और रसंदरी देवी जो थी अमर जीवान की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिनने, वो 1876 में पब्लिश हुई थी. द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट दे लर्न टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट. तो इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था. कुछ औरतों ने राइटर्स लाइक कैलाश बानी देवी, पंडित रामाबाई, रोकिया हुसैन पोर्ट्रेट द वर्ल्ड ऑफ द वुमेन एंड देयर एक्सपीरियंसेस. सरोजिनी नायडू इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. मतलब जो नाइटिंगेल अच्छा गाती है फॉर हर पोइट्री एंड द राइटिंग. तो इसको क्या बोला गया, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल, जो अच्छा गाती है, कोयल टाइप की होती है. तो ये कुछ राइटर्स हैं, इन्होंने भी लिखना पढ़ना शुरू किया था चूँकि उन्हें अलाउड नहीं था. सी सोशल प्रॉब्लम्स सच एज द कास्ट एक्सप्लॉयटेशन, सती एंड चाइल्ड मैरिज कुड हैव बीन सीन इन इंडिया. तो क्या क्या थी, सती प्रथा मतलब उसका पति मर जाने के बाद तुम्हें भी चिता पे बिठा देंगे. चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी कराते थे, ये देख सकते हैं. रिफॉर्मर्स लाइक वी अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, राम स्वर्णेकर कंपेयर अगेंस्ट मेनी सोशल इवर्स. तो इन सब के खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई की. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, केशव छाबड़ा सेन, देश टेगोर वाज रोट एक्सटेंडली ऑन द नीड ऑफ द सोशल रिफॉर्म. इन लोगों ने सोशल रिफॉर्म के बारे में लिखा. द 2.5 century ऑफ द इंडिया स्पेंड अंडर द ब्रिटिश मेक एन अ कॉम्प्लेक्स fascinating period in the history of India. Thus, there is a need of the period to be studied from the various angles and the various points. तो हमें ये नहीं कह सकते कि जो ब्रिटिश का आना था वो पूरा गलत था. हमें डिफरेंट एंगल से पढ़ना हो. कुछ चीज़ों में चेंजेस आए, फैसिनेटिंग चेंजेस आए, जो सोशल लेवल्स थे वो हटते गए. और कुछ मतलब हर तरीके से हमें पढ़ना चाहिए ब्रिटिश का आना इंडिया में, क्योंकि अच्छा भी था बुरा भी था. एक चीज़ नहीं ले सकते हम कि वो बुरा ही था. ठीक है, थैंक यू सो मच. यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर 8th क्लास का ख़त्म होता है. थैंक यू.